नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग मेथड ऑफ टीचिंग के विषय में पढ़ रहे थे, भूगोल अध्यापन की कुछ विशिष्ट विधियां होती हैं जिनके विषय में आज हम विस्तार से जानेंगे। 3 विधियां हैं: रीजनल मेथड, एक कोसेंट्रिक मेथड है, एक डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। तो तीनों विधियों के विषय में आज हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। भूगोल अध्यापन की विशिष्ट विधियां। भूगोल अध्यापन की प्रमुख विशिष्ट विधियां मूलतः भूगोल विषय के अध्यापन हेतु ही विशेष रूप से प्रयोग लाई जाती हैं। इसका मूल्यांकन भूगोल विषय के विशेषज्ञ प्राध्यापक के द्वारा ही उस समय किया जा सकता है जब छात्र अध्यापिका के द्वारा शिक्षण अभ्यासक्रम कार्य के दौरान इन विधियों का प्रयोग किया जा रहा हो। विशिष्ट उद्देश्यों के लेखन के साथ ही विशिष्ट विधियां भी अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन विधियों के साथ परिपूरक के रूप में सामान्य शिक्षण विधियों का प्रयोग तो भूगोल पढ़ाते समय किया ही जाता है, लेकिन पहले इनका प्रयोग करना परमावश्यक होता है। पहली विधि आती है प्रादेशिक विधि, रीजनल मेथड। भूगोल विषय के अध्यापन के लिए जिस विधि का विशेष रूप से प्रयोग सर्वाधिक तौर पर किया जाता है वह है प्रादेशिक विधि। इस विधि को विकसित करने का श्रेय हर्बर्टसन महोदय को जाता है। प्रारंभ में दुनिया का विभाजन राजनीतिक आधार पर ही किया जाता था। यह विभाजन आगे चलकर उपयुक्त नहीं पाया गया क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता के कारण दुनिया के देशों की सीमाएं प्रायः बदलती रहती थी। अतः इस समस्या का एक स्थायी हल प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक दशाओं के आधार को ही उपयुक्त माना गया और सर्वप्रथम 1905 में हर्बर्टसन ने दुनिया को 18 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करने के लिए प्रयास किया। बाद में 1918 में कोपेन ने एक दूसरा विभाजन पुनः प्रस्तुत किया जिसमें विश्व को 14 प्राकृतिक भागों में बांटा गया। प्राकृतिक प्रदेश से हर्बर्टसन का तात्पर्य पृथ्वी के उन भागों से था जिनको भौगोलिक परिस्थितियां प्रायः समान होती हैं। उनके अनुसार जिन स्थानों की जलवायु, पशु जीवन, वनस्पति आदि समान हो, उन सभी स्थानों को एक प्राकृतिक प्रदेश की संज्ञा दी जा सकती है। जैसे राजस्थान के थार, अफ्रीका का सहारा, कालाहारी, अरब के मध्यवर्ती क्षेत्र आदि में उष्ण जलवायु, शुष्क एवं कम जल की आवश्यकता वाले प्राकृतिक वन एवं वनस्पति आदि में पर्याप्त समानता होने के कारण उन क्षेत्रों को गर्म मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत समाहित किया जा सकता है। E.A. मैसनी के अनुसार भूगोल शिक्षण की प्रादेशिक विधि वह है जिसमें अध्ययन किए जाने वाले क्षेत्रों को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है और जिनका अलग अलग अध्ययन किया जाता है। सन 1931 में थार्मेट ने जियोग्राफिकल रिव्यू में अपना एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। इस प्रकार अनेक परिवर्तन के पश्चात प्राकृतिक प्रदेशों का एक सर्वमान्य विभाजन आज हमें उपलब्ध है, जिसके आधार पर भूगोल विषय का अध्ययन करने की विधि को ही हम प्रादेशिक विधि की संज्ञा देते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक प्रदेश में भिन्नता होती है और प्रत्येक प्राकृतिक प्रदेश का इसलिए अलग अलग अध्ययन करने की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रदेश की प्राकृतिक दशाएं किस प्रकार मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करती हैं या नियंत्रित करती हैं, यह प्रादेशिक विधि के माध्यम से ही छात्रों को सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। विश्व के किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को आगे चलकर पुनः कई सूक्ष्म प्रदेशों में भी उसी आधार पर बांटने के लिए प्रयास किया जा सकता है। उदाहरण, भारत मूलतः मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आता है, लेकिन इसे 3 प्रमुख प्राकृतिक भागों में बांटा गया है: हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, दक्षिण का पठारी प्रदेश। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसके साथ समुद्र तटीय मैदान एवं समुद्री द्वीप समूहों को भी अलग प्राकृतिक भागों के रूप में स्वीकार किया है। इसी प्रकार भारत के विभिन्न राज्यों को भी अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है ताकि राज्यों के भूगोल का अध्ययन करना सरल हो सके। उदाहरण, राजस्थान जैसे राज्य को पुनः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है: अरावली का पहाड़ी प्रदेश, दक्षिण पूर्व का पहाड़ी प्रदेश जिसमें कोटा, डूंगरपुर आदि आते हैं, थार का मरुस्थलीय प्रदेश तथा उत्तर पूर्व का मैदानी प्रदेश। प्रादेशिक विधि में
जिन पाठ्य बिंदुओं को प्रधानता दी जाती है वे हैं, पहला सीमा एवं विस्तार कि प्रादेशिक विधि में किन किन बिंदुओं को मुख्य स्थान दिया जाता है। सीमा एवं विस्तार में प्रदेश किन अन्य प्रदेशों के निकट स्थित है और कहां से कहां तक विस्तृत है, इसे स्पष्ट करने के लिए प्रयास किया जाता है। अवस्थिति मात्र सीमा बताने से ही काम नहीं चलता है और साथ ही साथ प्रदेश को अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को भी स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है, ताकि छात्र विश्व के मानचित्र पर प्राकृतिक प्रदेश के अवस्थान को ठीक से समझने में सक्षम हो। क्षेत्रफल, संपूर्ण प्रदेश के भूभाग के क्षेत्रफल का उल्लेख करने के पश्चात किया जाता है, विशेषकर जब किसी राज्य या राष्ट्र के संदर्भ में यह अध्ययन किया जाता है, जैसे राजस्थान या भारत का भूगोल, तो क्षेत्रफल का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। प्राकृतिक रचना एवं बनावट, पाठ्य प्राकृतिक प्रदेश की प्राकृतिक रचना एवं बनावट, प्रमुख स्थलांकृत संरचना, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, जलाशय जो स्थानीय हो, ढलान, अववाहिका आदि तथा धरातलीय प्रकृति, मिट्टी आदि के बारे में इस बिंदु के अंतर्गत प्रयास अध्ययन हेतु किया जाता है। अगला है जलवायु। प्रादेशिक भौगोलिक अध्ययन का यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके अंतर्गत छात्रों को प्रदेश की वर्षा, आर्द्रता, तापमान, वायुदाब आदि के बारे में विशेष जानकारी दी जाती है। मानचित्र, विशेषकर जलवायु मानचित्रों की सहायता से जलवायुगत परिवर्तन को भी स्पष्ट करने के लिए प्रयास किया जाता है, जो कि संबंधित प्रदेश में मौसम के अनुसार प्रायः देखने को मिलता है। मानसूनी जलवायु के लिए शीत एवं ग्रीष्मकालीन पवन दिशा परिवर्तन एवं उसके प्रभाव को स्पष्ट करना आदि आवश्यक माना जाता है। यह बात अन्य प्रदेशों के लिए भी सत्य है। अगला है प्राकृतिक वनस्पति। किसी एक निर्दिष्ट जलवायुगत दशाओं के अंतर्गत किसी प्रदेश में प्राकृतिक रूप से स्वतः जो वनस्पतियां उत्पन्न होती है, उन्हें प्रायः प्राकृतिक वनस्पति की संज्ञा दी जाती है। पाठ्य प्रदेश में उत्पन्न होने वाले वनस्पतियों की विशेषताएं इस भाग में स्पष्ट की जाती है। साथ ही उच्चावचन जलवायु एवं वनस्पति के मध्य विद्यमान संबंध को भी समझाया जाता है। जीव जंतु, इस भाग में प्रदेश में पाए जाने वाले जीवधारियों के बारे में जानकारियां दी जाती हैं, चाहे वह पालतू जीव के रूप में पाए जाते हो, जंगली जीव के रूप में पाए जाते हों। उन पर जलवायु तथा वनस्पति का क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी बताने का प्रयास किया जाता है। प्राय जंगली जीवधारियों का जीवन वनस्पतियों पर भी निर्भर होता है जो शाकाहारी हो। मांसाहारी जीव भी अन्य शाकाहारी जीवधारियों पर निर्भर होते हैं। खनिज संपत्ति, यह भी एक प्राकृतिक आधार ही है जिस पर किसी प्रदेश का मानवीय एवं आर्थिक विकास अनेकांशतः निर्भर रहता है। प्राप्त स्थान, महत्व, उपयोगिता, वितरण, प्रकृति आदि अनेक बिंदुओं के संदर्भ में खनिज पदार्थ के बारे में छात्रों को जानकारियां दी जाती हैं और मानचित्र का वितरण भी प्रदर्शित करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। मानवीय क्रियाकलाप तथा भावी संभावनाएं, इस बिंदु के अंतर्गत पाठ्य प्रदेश की जनसंख्या, जनघनत्व तथा वितरण, व्यापार, आवागमन तथा परिवहन एवं संचार के साधन, खनिज आधारित उद्योग, आयात निर्यात, आर्थिक प्रगति की स्थिति तथा संभावनाएं आदि पर विचार किया जाता है, ताकि मानवीय पक्ष को भी छात्र ठीक से समझ सके। आवासीय प्रारूप से लेकर सामाजिक रीति रिवाज आदि के बारे में भी अवधारणा प्रस्तुत की जाती है। प्रादेशिक प्रणाली के अंतर्गत संपूर्ण विश्व को मुख्यतः निम्न भागों में विभक्त किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उष्ण शीतोष्ण प्रदेश, शीत शीतोष्ण प्रदेश, शीत ध्रुवीय प्रदेश। प्रादेशिक विधि के लाभ देख लेते हैं। विभाजन का आधार प्राकृतिक होने के कारण स्थायी है, इसमें प्राय परिवर्तन की संभावना नहीं रहती, अतः छात्र सीखे हुए ज्ञान को ग्रहण करने में हिचकिचाते हैं। इस विधि में कार्य कारण संबंध पर ध्यान दिया जाता है। किसी प्रदेश की स्थिति के आधार पर वहां के जलवायु के
प्रकृति को स्पष्ट करते हुए मानव एवं जीव जगत पर जलवायु के प्रभाव को बताते हुए आर्थिक विकास की संभावना को स्पष्ट करते हुए इस संबंध को विश्लेषित करने की आवश्यकता को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इस विधि से पढ़ाते समय सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने के शिक्षण संबंधी मनोवैज्ञानिक सूत्र का अनुकरण किया जाता है, अतः यह विधि अधिक बोधगम्य हो जाती है। इस विधि में संपूर्ण विश्व के भूगोल को बहुत ही कम समय में पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मात्र 14 प्रदेशों में संपूर्ण विश्व को समाहित कर दिया जाता है। यह सरलतम विधि है। पाठ्य बिंदु में परिवर्तन न होने के कारण समझना सरल तो होता ही है, साथ ही इन बिंदुओं के आधार पर विभिन्न प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। यह क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित विधि होने के कारण अधिक वैज्ञानिक है तथा इसमें मानवीय पक्ष पर भी बल दिया जाता है। विभिन्न प्रदेशों के निवासियों के रहन सहन, जीवन यापन, वेशभूषा आदि के बारे में, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराओं के बारे में व्यापक जानकारी इस विधि में प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि से छात्र भौगोलिक नियंत्रण एवं मानवीय क्रियाओं के महत्व को ठीक से समझते हुए विश्व नागरिकता की भावना को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं। और इस विधि के माध्यम से छात्र विविधता में एकता की संकल्पना को जिस तरह से समझ पाते हैं, उतना किसी अन्य विधि के माध्यम से कदापि नहीं। संपूर्ण विश्व के राज्य, राष्ट्र और राजनीतिक विभाजन की संकीर्ण सीमाओं का उनके लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। इससे मानसिकता और दृष्टिकोण में प्रसार का होना अवश्यंभावी हो जाता है। अगला है यह विधि उच्च स्तर पर तो सरलतापूर्वक प्रयुक्त की जाती है, लेकिन गृह प्रदेश के प्रारंभिक स्तर पर अध्ययन के आधार पर तुलनात्मक रूप से माध्यमिक स्तर पर भी सफलतापूर्वक प्रयोग में लाई जाती है। 10वां है समय सापेक्ष न होने के कारण इस विधि में अध्यापन कार्य सरल हो जाता है, अतः रोचकता को बढ़ाने के लिए प्राध्यापक विविध चित्र, मानचित्र एवं प्रदर्शन का प्रयोग साथ साथ में करने के लिए समय जुटा पाते हैं। मुख्य कुछ कमियां हैं, उसको देख लेते हैं। इस विधि को निम्न तथा प्राथमिक स्तर पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कम से कम उच्च प्राथमिक या निम्न माध्यमिक स्तर से ही प्रयोग करना उचित माना जाता है, ताकि छात्र अमूर्त विभाजन एवं वर्णन को हृदयंगम कर सके। दूसरा है प्राकृतिक प्रदेश एवं एक दूसरे से विलीयमान हो जाते हैं और राजनीतिक सीमाओं की तरह इन प्रदेशों की सीमाओं का रेखांकन करना कठिन हो जाता है। प्राकृतिक विभाजन में विभिन्न आधारों पर मतभेद का होना स्वाभाविक होता है तथा कभी कभी विषय वस्तु की आवृत्ति हो जाती है। पाठन बिंदु एक जैसा हो जाता है और छात्र रुचि नहीं लेते। कई प्रदेशों के नामकरण में विविधता आ जाती है, जिसके कारण भ्रम की स्थिति निर्मित हो जाती है। इन कमियों के होते हुए भी आधुनिक युग में भूगोल अध्यापन के लिए इस विधि को सर्वप्रमुख स्थान दिया जाता है। विस्तृत पाठ्यक्रम को कम समय में अध्यापक के द्वारा यदि उपस्थित करना हो तो प्रायः इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। तर्कयुक्त प्रश्न, मानचित्र, कार्य प्रयोग, प्रदर्शन, श्यामपट्ट चित्र आदि की सहायता से इस विधि को अधिक छात्र केंद्रित बनाने के लिए प्रयास करना संभव है। तो दोस्तों, आज हमने रीजनल मेथड के विषय में पढ़ा। अगले वीडियो में हम कॉन्सेंट्रिक मेथड के विषय में पढ़ेंगे। एक एक वीडियो, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इसलिए एक एक विधि को, एक एक मेथड को एक जो है वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो में हम समकेंद्रित विधि के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आशा है आप लोगों को मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में समकेंद्रित विधि के साथ। तो जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।